Hello everyone, this is your Krati ma'am. I hope you are doing really well. तो केमिकल बॉन्डिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें हम बॉन्ड एंगल निकालना सीखते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकालना सीखते हैं एंड बॉन्ड लेंथ निकालना सीखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर बॉन्ड एंगल निकालना। ओके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, मिक्सअप वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं बॉन्ड एंगल के, तो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है और वो क्विकली आंसर नहीं निकाल पाते। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आप बॉन्ड एंगल को कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपना आंसर निकाल दोगे। तो अगर बॉन्ड एंगल को पक्का करना है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अरे यार शेयर कर दो अपनी फैमिली फ्रेंड्स, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कि केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है। कोई मुझे आंसर देगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि बॉन्ड एंगल किसे बोलते हैं। बहुत पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, कई बोर्ड्स में तो 10th में भी बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर देते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आखिर ये बॉन्ड एंगल होता है क्या है, जल्दी से बताओ। चलिए जी, मैं बताती हूँ। देखो, दो बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, जो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो एक बॉन्ड इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों बॉन्ड आपस में एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दो बॉन्ड के बीच में, ध्यान से सुनना, फोकस हो जाओ, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फिर से मेरे साथ बोलो, बॉन्ड एंगल क्या होता है। मान लो एक बॉन्ड इस साइड से बन रहा है, एक बॉन्ड इस साइड से बन रहा है, ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इस वाले बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का, जब दो बॉन्ड के बीच में एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल का क्या मीनिंग हुआ, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। चलो फटाफट से बताओ, कोवेलेंट मॉलिक्यूल किस किस के बीच में बनता है, मैंने डिस्कस करा है बहुत अच्छी तरह से। जल्दी बताओ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। लेकिन अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट्स बताएगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो किसके अंदर बनता है, बताएगा मुझे कोई, जल्दी से बता दो। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मतलब वो दोनों में बनता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड कब बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, नॉन मेटल के बीच में। अच्छा चलो, अब बात हो ही गई है आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की, तो थोड़ा सा और पूछ लूँ क्वेश्चन, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। अगर मैंने नहीं बताया होता तो नई क्वेश्चन में पुटअप करती, लेकिन मैंने बता दिया है तो अब तो मेरा पूछना बनता है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, मेरा मन कर रहा है यार पूछने का, जल्दी बता दो कैसे बनता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया, किस किस के बीच में होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोई बताएगा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, क्या वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्या वो पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या फिर वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोई बताएगा क्या मुझे, मैंने बताया हुआ है, वेरी गुड। किसके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। किसके बीच में बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, ये पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है।
कोई बात नहीं, मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट्स है। मान लो आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में जब आप लंच करने जाते हो तो वहाँ कैंटीन तो होगी ना सभी के स्कूल में। तो मान लो बी को पेटीज खाने का मन कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ए ने क्या करा, कोई बात नहीं, आज मेरे पास 10 रुपीज़ है, तू भी ले ले, लेकिन ये 10 रुपीज़ रहेंगे ही मेरे, लौटा दियो मेरे को। इसी को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गए फटाफट से 3 बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जल्दी 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 बताओ, क्लियर हो गए? चलिए जी, तो अब हमने फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं, बॉन्ड एंगल पर। जो बॉन्ड एंगल होता है, एक सेकंड रुकना, मैं देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी बोलती रहती हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो प्लीज़ 1 सेकेंड वेट करना। बिल्कुल, ऑल डन। चलिए, तो जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल क्या बताया मैंने, जो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर को तो जानते हो आप लोग, डेली पीते हो, ये तो क्या है, बेसिस है लाइफ का, है कि नहीं, बेसिस लाइफ का। क्या वाटर के बिना आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलिए जी, तो हम मुझे वाटर का बॉन्ड एंगल बता दो। पहले मैं एक आपको बोलती हूँ रामबाण बताऊँ बॉन्ड एंगल निकालने का। कहीं भी कैसा भी बॉन्ड एंगल पूछा हो, कोई भी पेपर में पूछा हो, कैसा भी पेपर आया हो, चाहे वो आपका नीट का पेपर आया हो, चाहे वो आपका एम्स का पेपर आया हो, चाहे आपका बोर्ड का पेपर आया हो, कोई भी पेपर आया हो, क्या आप चाहते हो कि मैं बॉन्ड एंगल का रामबाण बताऊं? चाहते हैं तो जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से। चलिए बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए, ऑलवेज आप पहले क्या निकालोगे, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखोगे। क्या निकाल कर देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखोगे। यही रामबाण है। जब भी बॉन्ड एंगल क्वेश्चन दिख गया, मान लो क्वेश्चन आ गया बॉन्ड एंगल, अरे छोड़ो बॉन्ड एंगल को, पहले क्या निकालोगे आप लोग? हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। मेरे साथ बोलो फटाफट से, जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ गया आप लोग क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए जी, अब आप ये मत पूछना कि मैम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। मेरा प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वही पूछेंगे ये क्वेश्चन, तो अगर नहीं देखा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इस लेक्चर के बाद आप लोग सीख लेना, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या निकालोगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अभी आपको दिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल। क्या दिया हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर है? 16 ग्रुप का मेंबर है। अगर 16 ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। तो वैलेंसी कितनी होगी, कोई बताएगा क्या? अरे कोई बताएगा मुझे, कोई वैलेंसी कितनी होती है? मैंने वैलेंसी निकालना सिखाया था, इतनी बार सिखा चुकी हूँ, अब आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर 4th ग्रुप तक है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन 14 ग्रुप के बाद में 8 में से कितने माइनस कर दो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो क्या आ जाती है? उसकी वैलेंसी आ जाती है। वेरी गुड। चलिए, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है। अगर इसको ऑक्सीजन फैमिली के अलावा एक और नाम देते हैं, बताओगे क्या मुझे? जल्दी से बता दो। चैल्कोजेंस फैमिली। क्यों बोलते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, रिवाइज हो रहा है यार पीरियोडिक टेबल आपका, पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। जल्दी बताओ क्यों बोलते हैं यार 16 ग्रुप को चैल्कोजेन फैमिली? क्योंकि ये और का फॉर्मेशन करता है। चलिए जी, तो जो ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का मेंबर है, पता हो पड़ गया। जो ऑक्सीजन है वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो चलिए जी, इस ऑक्सीजन ने क्या करा, इस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने 2 हाइड्रोजन के साथ क्या कर ली? बॉन्डिंग कर ली। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है, और लोन पेयर भी एज अ सिग्मा बॉन्ड की तरह ही काम करता है। फिर से सुनो, हाइब्रिडाइजेशन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो देखो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचे हैं? अभी 2 लोन पेयर बचे हैं। तो 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, चलिए जी, देखो
तो मैंने क्या रामबाण बताया है बॉन्ड एंगल को निकालने का। मैंने आप लोगों को बताया है जब भी बॉन्ड एंगल निकालना हो तो ऑलवेज क्या निकालोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं सबकी क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो रूल नंबर 1 है बॉन्ड एंगल को निकालने का, अगर जितने एलिमेंट दिए हुए हैं अगर उनकी हाइब्रिडाइजेशन ही सेम आ गई मैम, अब बताइए आपने तो बोल दिया कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, अब हाइब्रिडाइजेशन ही सबकी सेम आ गई तो कैसे निकालोगे। अब क्या देखोगे, लोन पेयर देखोगे। क्या देखोगे, लोन पेयर देखोगे। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप पूछोगे मैम अब क्या है, रटे क्या कि लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैम कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखो, जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ता जाता है, फोकस हो जाओ पहले, जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिपल्शन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, सेम चार्ज बढ़ रहे हैं, तो रिपल्शन तो बढ़ेगा ना भाई, है ना, बढ़ेगा ना। मान लो एक में बॉन्ड पेयर है, एक में बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, और एक में लोन पेयर है, तो आप लोग मुझे बताओगे सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में लगेगा। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगेगा लोन पेयर में। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बॉन्ड ध्यान से सुनो ना, सबसे पहली बात बॉन्ड एंगल निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। रूल नंबर 1 ये कहता है हमारा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई सब में तो उसके बाद आप देखोगे लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करा दूं। आपको अभी ये रूल समझने में थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये बिल्कुल सेकंड्स में होते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं CH4, NH3 एंड H2O। सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालोगे तो क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। H2O की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। मैम इसमें तो तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अब देखो लोन पेयर का नंबर, क्या लोन पेयर का नंबर सेम आ रहा है क्या, नहीं मैडम, लोन पेयर का नंबर तो बढ़ता जा रहा है। और आपने अभी बताया कि लोन पेयर का नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करो फिर से। जैसे जैसे जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा ऑलवेज क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तभी जो मीथेन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री एंड H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। क्यों कम होता जा रहा है बॉन्ड एंगल, देख रहे हो आप, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि लोन पेयर का नंबर बढ़ता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि लोन पेयर का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, चलिए अब चलो एक और क्वेश्चन बता दो, फिर बात हो ही गई है इसकी, तो एक और क्वेश्चन बता दो कि जब हम प्रोटोनेशन करते हैं अमोनिया का, क्लियर है, जब हम प्रोटोनेशन करते हैं अमोनिया का तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि कम होगा, बता दो, जल्दी से बता दो। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करके बताओ जल्दी से। जब हम प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया करते हैं तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। जब हमने प्रोटोनेशन करा तो इसका मतलब हमने H+ को लूज करा है। जब हमने प्रोटोनेशन करा है तो उसका मतलब हमने H+ को लूज करा है। क्लियर है, तो अब क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। H+ को लूज करा है, H+ को लूज करते हैं प्रोटोनेशन में, बताना जरा, सही बता रही हूँ मैं, मेरी बातों पे नहीं जाओ,
मैं बता चुकी हूँ, वही क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ। जो अमोनिया है, अमोनिया का जब हम प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव बनता है, मतलब एक H को वो गेन कर लेता है। क्लियर है, लूज नहीं, गेन कर लेता है, ध्यान दो। प्रोटोनेशन ये तो 9/10 की बात है। तो NH3 में जब एक हाइड्रोजन को वो गेन करेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव बनेगा। तो जब भी आप बॉन्ड एंगल निकालोगे तो ऑलवेज आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और अमोनियम की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जो अमोनियम आयन है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन जो अमोनिया है उसमें एक लोन पेयर नजर आ रहा है। देखो 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 देखो, दिख रहा है लोन पेयर, चमकते हुए लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अमोनिया में लोन पेयर है, जबकि NH4 पॉजिटिव में कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है, अगर लोन पेयर का नंबर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाता है। क्लियर है। तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन NH3 में एक लोन पेयर है, जबकि NH4 पॉजिटिव में कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन। अगर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और अगर उसमें नहीं है एक्सेप्शन तो फिर वो कैसी केमिस्ट्री है ना। तो चलिए, एक्सेप्शन, अभी आपने बोला मैम कि जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। अभी आपने बताया मैम, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बढ़ जाता है। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब आप मुझे ये बताओ, नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, निकाल लोगे ना। हाइब्रिडाइजेशन के क्या है, sp3 है। अब sp3 की मैंने अभी बताया कितना बॉन्ड एंगल होता है sp3 का, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए जी, तो मैडम जी इसमें तो दो लोन पेयर दिख रहे हैं हमें, इसमें तो हमें दो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल, इसका मतलब मैम कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। कितना बॉन्ड एंगल हो जाता है, 111.7 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल हो जाता है, 111.7 डिग्री। अब क्या लगा है मैम, ये कैसे, अभी आप कोई और बात बोल रहे थे और अब आप इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। कोई बात नहीं, देखो ये एक्सेप्शन होता है जब क्या करते हैं, जब बल्की ग्रुप आ जाता है ना। तो देखो मान लो इधर इतने बड़े बड़े आपने स्टोन रख दिए, तो उसका जब बल्कीनेस हो जाती है तो उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जब बल्कीनेस हो जाती है मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। तो जब ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कैसे कि देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ये है हमारा बॉन्ड। अब मैंने मान लो इसके ऊपर और ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट लगा दिया, इसके ऊपर और ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट लगा गया, तो ये मेरा ऐसे नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एग्री हो सभी, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी वजह से जब लोन पेयर का नंबर बढ़ता है तो नो डाउट बॉन्ड एंगल कम होता है। लेकिन देख लेना एक बार क्वेश्चन में कहीं बल्की ग्रुप तो नहीं लगा दिए। अगर बल्की ग्रुप लगा दिए होंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सब लोग जानते हो कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सभी लोग जानते हो ना मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जानते हो। चलिए, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। इसी वजह से यहाँ पर भले sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया है, 111.7 डिग्री हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑफ बल्की एल्काइल ग्रुप। क्या आ गया है, ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑफ बल्की एल्काइल ग्रुप। तो सेकेंड रूल ये याद रखना। पहला रूल क्या याद रखोगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर का नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मान लो बल्की ग्रुप दिया हुआ है क्वेश्चन में
तो बल्कि ग्रुप देने से जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ये एक्सेप्शन होता है। चलो इसका क्वेश्चन करा दूँ, बताओ करा दूँ क्वेश्चन? चलो कर लो क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, दिख रहे हैं सबको स्क्रीन पर? 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब आप लोग मुझे इसमें बताओ कि बॉन्ड एंगल किस साइड में इंक्रीजमेंट शो कर रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीजमेंट शो कर रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट आने पर इंक्रीजमेंट शो कर रहा है? जल्दी से बता दो। अभी बताया यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो देखते ही आ जाना चाहिए। अरे मैम इसमें भले ही लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर का नंबर सेम है, इसमें सेम है ना लोन पेयर का नंबर? मैम हमें दिख गया, इसमें क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मैम ने बताया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला रूल था अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर का नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। मेरे साथ रिकॉल करते जाओ, आपको क्लास के अंदर ही रिवाइज हो जाएगा। बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में एक बार जाकर आपको रिवाइज करना है और क्वेश्चन लगा लो PYQ, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले। मैं मना नहीं करती क्वेश्चन के लिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ NCERT रीड करो, लेकिन क्वेश्चन आप हर जगह के लगाओ, किसी भी मॉड्यूल के लगाओ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के लगाओ, PYQ लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस आपको 500 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने एक चैप्टर के, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप चैप्टर के ऊपर कमांड नहीं पा पाओगे, क्योंकि हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा हमारा इजी होता है नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमें लगता है, अभी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं ना तो ये तो हमारे निकलते जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा जब नीट का एग्ज़ाम हम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, नीट का, एम्स का, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर एक चैप्टर से तो नहीं है कि 45 क्वेश्चन आएंगे या 20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वहाँ तो पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे माइंड को पूरा फिट होना चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए माइंड के अंदर। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं। प्रॉमिस कर लो खुद से, अभी इसी क्लास के अंदर ही प्रॉमिस करो, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। पहला जो रूल था वो था लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। सेकंड, परसेंट ऑफ एस करेक्टर, परसेंट ऑफ एस करेक्टर, जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाता है। याद रखना, जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर भी बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाता है। तभी अब देखो, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसका। मैं पहले क्यों बोल रही थी आपसे ये बात कि जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए क्या निकालोगे? जल्दी बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। पहला वाला तो इजी था, उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन सेम थी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई तो कैसे बॉन्ड एंगल निकालोगे? अभी तो हमने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, लोन पेयर का नंबर वेरी कर रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर के। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई तो कैसे बॉन्ड एंगल निकालोगे? अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। मैं किसी भी स्टूडेंट्स को ये ना सुनाई दे मुझे कि मुझे नहीं निकालने आता। हाइब्रिडाइजेशन के मैंने 2 लेक्चर लिए, आप जाकर देखो फटाफट। 2 लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट करा है हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है CCl4, BCl3 एंड BeCl2। चलो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है वो मत देखो, आप अपना निकालना सीखो। CCl4 पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3, वेरी गुड। BCl3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। और BeCl2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बताओ, हमें प्रीवियस रूल भी देखते चल रहा है, कहीं वो तो फॉलो नहीं हो रहा। मैम आप लोगों को मुझे गलत ठहराना है, ठीक है, कि मैम अरे इसमें तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन मैं गलत नहीं ठहरूंगी। आप मुझे ठहरा सकते हो लेकिन मैं नहीं ठहरूंगी, मैं आपको सिखा रही हूँ, ओके। चलिए, अभी आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, क्या इसमें पहला रूल ऑबे होगा? क्या ये फर्स्ट रूल को ऑबे करेगा या नहीं करेगा? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये फर्स्ट रूल को ऑबे करेगा या नहीं करेगा?
मैम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम थी तब लोन पेयर को देखना है, या तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई। तो अब क्या देखेंगे, जब भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो ऑलवेज माइंड में आना चाहिए, तुरंत टैकल करना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है तो मैम ने बताया था परसेंट ऑफ एस करेक्टर, sp3 में जो sp3 में परसेंट ऑफ एस करेक्टर होता है वो कितना होता है, 25% होता है। BCl3 में परसेंट ऑफ एस करेक्टर कितना होता है, 33.33% होता है। BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसमें s 50%, pv क्या होता है 50% होता है। अब आप लोग, अगर आप लोगों को ये नहीं निकालने आ रहा है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आप लोग जाकर देखो प्रीवियस लेक्चर, मैंने ये सब निकालना बताया है, परसेंट ऑफ एस करेक्टर सब निकालना बताया है, जाकर देखो। इसलिए मैं यहाँ पर उसको उतना टाइम नहीं दूंगी, ऐसे तो फिर मैं एक ही टॉपिक को थोड़ा ना खींचूंगी, है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर किस में ज़्यादा होता है, वेरी गुड, sp में ज़्यादा होता है। तो जिसमें परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। चलिए, 2 रूल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहला रूल, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर का नंबर बढ़ रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एंगल के। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गई, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गई तो क्या होगा, परसेंट ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए जी, अब ये थर्ड रूल है। थर्ड, पहले 2 रूल में देख लो, किसी को कोई डाउट है तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग फटाफट से देख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए जी, तो थर्ड रूल ये कहता है, बात हो गई अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो रही है तब भी बॉन्ड एंगल निकाल देंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रही है, लोन पेयर का नंबर वेरी कर रहा है तब भी बॉन्ड एंगल निकाल देंगे। अब ये तीसरा रूल आता है, मान लो ग्रुप में ही पूछ ले, ग्रुप में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन उसने क्या करा, ध्यान से सुनो, फोकस हो जाओ। उसने क्या करा, सेम ग्रुप में पूछा है बॉन्ड एंगल, लेकिन उसने क्या करा, या तो सेंट्रल एटम को चेंज कर देगा या फिर टर्मिनल एटम को चेंज कर देगा। आप लोग जानते हो ना सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं, टर्मिनल एटम किसे बोलते हैं। कोई बात नहीं, नहीं जानते हो बता देती हूँ, क्यों टेंशन लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है BCl3, तो इधर जो बोरॉन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। BCl3 अगर दिया हुआ है तो बोरॉन को बोलते हैं सेंट्रल एटम, और जो ये 3 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल एटम। क्लियर है। जो, एक मिनट, स्किन पॉपअप हो गई। चलिए फिर से देखो, अगर दिया हुआ है BCl3 तो जो बोरॉन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम और इसको बोलते हैं टर्मिनल एटम। अब क्या करेगा, ये सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। अब या तो इसको चेंज कर देगा सेंट्रल एटम को, या फिर टर्मिनल एटम को चेंज कर देगा। क्लियर है। तो अगर मान लो सेंट्रल एटम को चेंज करता है, सेंट्रल एटम कौन सा, BCl3 में सेंट्रल एटम बोरॉन है, अगर मान लो इसको चेंज करता है पूरे ग्रुप के अंदर, तो अब क्या देखेंगे, अब EN से आंसर निकालेंगे। किससे आंसर निकालेंगे, EN से निकालेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब हम ग्रुप में बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो उसमें लोन पेयर होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं होगा और अगर वो सेम ग्रुप का आ गया तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, याद रखना। फिर मुझसे मत बोलना कि मैम गलती कर दी, अभी वो रूल आने वाला है आगे। इस रूल का ये है कि ये सेम ग्रुप में लगेगा, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होना जरूरी है। यहाँ पर क्या होगा, या तो सेंट्रल एटम चेंज होगा या फिर टर्मिनल एटम चेंज होगा। अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है तो उसकी EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर टर्मिनल एटम चेंज हो रहा है तो उसकी EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, क्या सेम ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, क्या लोन पेयर नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल। अगर सेम ग्रुप है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर का नंबर भी सेम है, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं।
अरे मैम इधर सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं, इधर नाइट्रोजन है, इधर फॉस्फोरस है, इधर आर्सेनिक है, इधर एंटीमनी है। तो जब भी सेंट्रल एटम चेंज होगा तो उसकी EN से देखेंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर EN बढ़ती है कि कम होती है? अब ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग सही आंसर दोगे। मैंने EN को पूरे 3 लेक्चर के अंदर कवर किया है, जाकर देखो पीरियोडिक टेबल, पूरा डिटेल्ड लेक्चर दिया है मैंने। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN क्या होती है? कम होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर EN कम हो रही है सेंट्रल एटम की, मतलब बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन यही बात करें टर्मिनल एटम की, अब उसने टर्मिनल एटम चेंज करके दे दिए क्वेश्चन के अंदर। सेम ग्रुप के नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लोन पेयर नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। क्या चेंजेस किया गया? उसने टर्मिनल एटम चेंज किया है। टर्मिनल एटम चेंज करते ही मैडम ने बताया था हमारी कि जब भी टर्मिनल एटम चेंज कर दे तो वो बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EN ऑफ टर्मिनल एटम। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर EN क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके क्या एक्सेप्शन है? अब आप लोग मुझे बताओ, PH3 और PF3 दिया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग किसका? ये तो समझो, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये तो गलत है, ठीक है, गलत है। आप लोग मुझे अपना बताओ कि PH3 और PF3 में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए? चलिए फटाफट से ब्रेन की स्टार्ट करते हैं। PH3 PF3 दिया है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, दोनों में लोन पेयर सेम है। क्या चेंज हो रहा है? टर्मिनल एटम चेंज हो रहा है। टर्मिनल एटम जब चेंज होता है तो उसकी EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग PH3 एंड PF3 में EN किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनल एटम की बात हो रही है, सेंट्रल एटम की बात नहीं हो रही। ध्यान से देख लो, सेंट्रल एटम की बात नहीं हो रही, टर्मिनल एटम की बात हो रही है। तो ये क्या होगा? EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग PH3 का एंगल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज़्यादा होता है? PF3 का ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या हो जाती है? बैक बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बैक बॉन्डिंग हो जाती है। अच्छा बताओगे बैक बॉन्डिंग PF3 में कैसे होगी? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब वही आते जाएंगे, मतलब मैं स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, फिर आगे वो चैप्टर कनेक्ट होते जाते हैं। तो जो PF3 है, PF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? P पर वैकेंट D ऑर्बिटल है और फ्लोरीन पर लोन पेयर है देने के लिए। तो मान लो एक खाली कमरा है और दूसरा क्या है, उस पर पैसे हैं, तो पैसे को किसके अंदर रख देगा? वो रूम के अंदर रख देगा। यही हमारी क्या थी? बैक बॉन्डिंग थी। यही थी ना बैक बॉन्डिंग। चलिए जी, लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पहली बात हो गई, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन लोन पेयर का नंबर क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड रूल ये था हमारे पास, जब हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गई तो % ऑफ S करेक्टर से आप लोग आंसर दोगे। थर्ड रूल ये था कि मान लो अगर ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप में या तो वो सेंट्रल एटम को चेंज करेगा या फिर वो टर्मिनल एटम को चेंज करेगा। अगर सेंट्रल एटम को चेंज कर रहा है तो उसकी EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर वो टर्मिनल एटम को चेंज कर रहा है तो उसकी EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आप EN तो जानते हो ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग EN जानते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर पर आए हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। क्लियर है? चलिए, लेकिन अब क्वेश्चन में आंसर उसने बदल दिया, उसने हमारे साथ गेम खेल लिया। क्या गेम खेल लिया? उसने ग्रुप तो सेम दे दिया लेकिन उसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब एक ही ग्रुप दिया हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो उसका बॉन्ड एंगल सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एक ही ग्रुप की बात हो रही है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल सेम रहता है। चलिए 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 फटाफट से रिकॉल करते हैं एक और बार फुल एनर्जी के साथ। ओके, चलिए जी। पहला रूल, जब भी बॉन्ड एंगल निकालना हो तो क्या निकालोगे? जल्दी बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बताओ क्या निकालोगे?
जल्दी 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 बताओ क्या निकालोगे जब भी बॉन्ड एंगल निकाला हो। ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन मान लो चारों एलिमेंट में, चार ही तो ऑप्शन देगा आपको, 5 ऑप्शन थोड़ा ना दे देगा एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो, है ना। 4 ऑप्शन के अंदर चारों की क्या निकाल लेना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। चारों की हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, लेकिन चारों में क्या मैम हमें लोन पेयर का नंबर वेरी दिख रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। क्लियर है। चलिए सेकंड हमारा रूल था कि क्या रूल था सेकंड, अगर सेम ग्रुप की बात कर रहा है, अगर वो सेम ग्रुप की बात कर रहा है लेकिन उसमें लोन पेयर हैं, और अगर वो सेंट्रल एटम को चेंज कर रहा है तो उसकी EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो टर्मिनल एटम को चेंज कर रहा है तो उसकी EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा थर्ड रूल था। सेकेंड रूल क्या था कि अगर अब हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई, अब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई, तो परसेंट ऑफ S करेक्टर से आप लोग आंसर दोगे। लेकिन अगर मान लो उसने एक ही ग्रुप दे दिया, क्लियर है, चाहे वो सेंट्रल एटम चेंज करे चाहे वो टर्मिनल एटम चेंज करे, अगर उनके पास लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर है, तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो चलिए ये P/Q है आपका, शायद ये 2018 या फिर 2019 में आया हो P/Q है। इसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। 4 एलिमेंट दिए हैं, 4 एलिमेंट में 4 एलिमेंट नहीं 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। आपको इसमें बताना है किसका बॉन्ड एंगल डिफरेंट टाइप का होगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, निकाल कर दिखाओ फटाफट जल्दी। इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग तो मैं समझती हूँ कुछ सेकंड के अंदर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगता है क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुरंत देखते ही आंसर आनी चाहिए। आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है। चलिए सबसे पहले बॉन्ड एंगल आ गया, बॉन्ड एंगल नज़र आ गया। क्या बताया आपकी मैम ने कि बॉन्ड एंगल आते क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d, NF3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp, जल्दी बताओ कितनी होगी, 3 फ्लोरीन है, 1 लोन पेयर है, कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, और इसकी भी क्या हो गई sp3। ये मैं बोलती जा रही हूँ ना sp3 sp2, ये आप लोगों को आनी चाहिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि एक एलिमेंट यहाँ रखो एक बॉन्ड यहाँ रखो, नहीं, आगे बढ़ना है हम लोगों को, चैप्टर कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ sp2 की कितनी है 120, कन्फर्म है। चलिए इसमें भी sp3 है 109 डिग्री 28 मिनट होती है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 109 डिग्री 28 मिनट होती है। लेकिन 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 sp3d नज़र आ गया। इसमें कितने बॉन्ड एंगल पढ़ाए थे मैंने, जल्दी बता दो लास्ट क्लास में। इसमें मैंने आपको 3 टाइप के बॉन्ड एंगल बताए थे कि इसमें जो एक बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 6 बॉन्ड एंगल मैंने, एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। तो आंसर आपके सामने है, 120 फिक्स है, 109 डिग्री 28 मिनट कम हो जाएगा, ज़्यादा थोड़ा ना इसमें डिफरेंस आएगा। AlCl3 कन्फर्म एक ही बॉन्ड एंगल, लेकिन ClF3 में तो 3 टाइप के बॉन्ड एंगल आ गए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल किस में नज़र आ रहा है, ClF3 में। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ClF3। चलिए अब आपको इसके अंदर उसने बॉन्ड एंगल पूछा है NO2 माइनस, NO2 एंड NO2 पॉजिटिव, निकालो। कैसे निकालोगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है तीनों मॉलिक्यूल्स में या डिफरेंट है। सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। कितनी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, 1 2 3, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 1 2 3, sp2 sp सामने है आपके सामने है। किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, sp वाले का। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें लोन पेयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है बॉन्ड एंगल बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है।
तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, घर पर आ जाएंगे, निकल आएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बॉन्ड पैरामीटर में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, बॉन्ड एंगल। क्या कंप्लीट होता है, बॉन्ड एंगल। तो अब आप लोगों को बॉन्ड एंगल में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आप बिल्कुल सही करके आओगे, +4 लेकर आओगे, बिल्कुल भी गलत करके नहीं करके आओगे मेड से पढ़ने के बाद। ठीक है, और कहीं से पढ़ाओ कोई मतलब नहीं, मेड से पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, तो लेक्चर इतना ही रखते हैं, बॉन्ड एंगल पढ़ना था वो क्लियर हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड एनर्जी को कवर करेंगे। अगर जिस बच्चे को बॉन्ड एनर्जी में भी प्रॉब्लम होती है तो आ जाना बॉन्ड एनर्जी देखने। जैसे बॉन्ड एंगल को मैंने फिंगर्स पे बड़ा रटवा दिया है, फिंगर्स पे बिल्कुल याद करवा दिया है, फिंगर्स पे बिल्कुल क्वेश्चन निकालना सिखा दिए हैं, वैसे बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगी बिल्कुल फिंगर्स के ऊपर। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को ये बताए डायग्राम ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग देखते ही आप बता दोगे, अरे sp3, अरे sp2, अरे sp, देखते ही बता दोगे। तो चलिए लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है, क्योंकि बॉन्ड एंगल को मैंने बहुत ईजी वे में समझाया है, बहुत 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 ईजी वे में। ठीक है, ऐसे लेक्चर मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेंगे। तो पसंद आया लेक्चर तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, कि केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।